Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to begin with unit number 5 and टॉपिक है हमारा कैपिटल बजटिंग। आज हम देखने वाले हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्यों कैपिटल बजटिंग की जाती है। देखते हैं। फिर हम बात करें कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि आप जब मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, या आप किसी नई फैसिलिटी प्रोडक्शन फैसिलिटी को या कोई मशीनरी को आप ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते हैं, है ना। तो आप जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा उन डिसीजंस का, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में जब हम रखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये क्या होते हैं एक मतलब हैवी मतलब हाई कैश कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है ना। और ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आप आधे पे पहुँच गए, फिर आप सोचते हैं कि आप वापस आ जाएं, तो आप वापस नहीं आ सकते। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कैपिटल बजटिंग करते समय हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो हम उनको यहाँ पे पता करते हैं। जैसे कि वो अगर हम बात करें मेथड कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे, पे बैक मेथड या काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया, ये मॉडर्न तरीके हैं। तो इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। कैपिटल बजटिंग इज capital budgeting also capital budgeting also called investment decision making is a process of planning and managing long term investment. It involved deciding whether to commit financial resource to a particular long term project whose benefit will be realized over a period of time, है ना। In simple term, it is a process of evaluating and selecting long term investment that are consistent with the goal of maximizing the wealth of shareholders। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग कैसे डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है और इरिवर्सिबल नेचर के हैं, जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन कौन से डिसीजन से मतलब क्या हो सकते हैं जहाँ पर हमें ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, आपको पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी एक बनानी है या नहीं बनानी है। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट, है ना। कोई हैवी मशीनरी है जिसमें हाई मनी इन्वॉल्व है, पैसा ज़्यादा खरीदने में लग रहा है। तो इस तरीके के जब डिसीजन है तो वहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, पूरी प्रोडक्ट लाइन आप न्यू लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ना। हम डेफिनेशन देखें तो कैपिटल बजटिंग इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसके इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग के, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है ना। तो करना बहुत ज़रूरी होता है कैपिटल बजटिंग का, जो मेथड्स उनका इस्तेमाल करके पता करना। इट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, हैंस रॉन्ग डिसीजन कैन कॉज हैवी लॉसेस। लॉन्ग टर्म नेचर, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। दीज इन्वेस्टमेंट आर लॉन्ग टर्म एंड अफेक्ट द फर्म ऑपरेशन फॉर मैनी ईयर। इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं ना। आपने एक बार किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो आप उस प्रोजेक्ट को बीच में तो बंद करेंगे नहीं। अगर आप बंद करेंगे तो आपने जितना पैसा लगाया है ना, वो सब बेकार चला जाएगा। इसीलिए इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। वंस टेकन दीज डिसीजन आर डिफिकल्ट टू रिवर्स विदाउट हैवी फाइनेंशियल लॉस। आप बंद कर सकते हैं लेकिन आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दीज डिसीजन इन्फ्लुएंस द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड ग्रोथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लिमिटेड रिसोर्स, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, आपके पास पैसा लिमिटेड है ना। तो आप अपने रिसोर्स को, जो फंड्स हैं, उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें या अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज कर सकें। सिंस फंड्स आर लिमिटेड, प्रॉपर एवेल्युएशन इंश्योर ऑप्टिमम एलोकेशन। टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, किस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं आपको, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, है ना। आपको कंपनी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना, एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की किसी प्रोजेक्ट से कि हम 20% या 30% अर्न कर सकते हैं, और वहाँ पर जब आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और आपने पाया कि 40% या 50% आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप उस केस में उसे एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को,
नहीं तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि एक कोई काम है, एक कोई वर्क है, उसको आप ए तरीके से और बी तरीके से कर सकते हैं ना। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर तरीका है, कम पैसे में और अच्छे से आप काम कर सकते हैं, उस तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर सर्व एज सेम पर्पज, द फर्म चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वंस। ठीक है। कैपिटल राशनिंग डिसीजन, व्हेन फंड्स आर लिमिटेड, प्रोजेक्ट आर प्रायोरिटाइज बेस्ड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक फिट। अब हम बात करें इसकी प्रोसेस क्या होती है पूरी। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। फर्स्ट फेज, द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर आइडेंटिफाई बेस्ड अपॉन बिजनेस नीड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डेवलप करेंगे और फोरकास्ट करेंगे कॉस्ट एंड बेनिफिट दोनों को, कि कितना कॉस्ट लगा, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, कितना कैसा आपको लगाना पड़ेगा, कितना आपको पैसा वहाँ से मिलेगा, मतलब बेनिफिट क्या होंगे, कितनी कॉस्ट आएगी आपको, उसकी एनालिसिस करेंगे। एवेल्युएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, अब आप नेट प्रॉफिट को वहाँ से एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे थ्रू डिफरेंट मेथड, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर पेबैक पीरियड के थ्रू। ऑथराइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप उसे ऑथराइज कराएंगे अपने मैनेजमेंट से, जो ऑथराइज कमेटी होगी वहाँ से। एंड कंट्रोल करेंगे अपने प्रोजेक्ट का, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी इंप्लीमेंट करेंगे, उसे मॉनिटर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेजेस, जिसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू आप निकलते हैं, आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है। देन अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निक वाला, कि कौन कौन सी टेक्निक है क्या, और इन टेक्निक से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ना। और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है। तो आज हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड को ही स्टडी करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉडर्न जो टेक्निक है। सो कैपिटल बजटिंग की दो टेक्निक्स हैं जिनको हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मॉडर्न में हमारे दो हैं, कौन कौन से, पेबैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो इसी का दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। वहीं मॉडर्न में हमारे कुछ मॉडल्स हैं, कौन कौन से हैं, तरीके हैं, कौन कौन से, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआईआर मॉडल, मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड पीआई इंडेक्स मॉडल या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मॉडल। सो देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है, अगर आप ऐसे हम समझें, मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आप 10,000 रुपये आपने उसमें लगा दिए, मान लीजिए जो आपका इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और हर साल आपको 2,000 रुपये आप उससे अर्न कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो पे बैक पीरियड होगा वो क्या होगा, कि इतने समय में आप 10,000 कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे, कितनी साल में, है ना। तो 10,000 डिवाइड बाय 200, मतलब 2000 डिवाइड बाय 5 आ गया, है ना, कि आप 5 साल में अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड, और यही मेथड है आपका। द पे बैक पीरियड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। इट मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट टू जनरेट इनफ कैश इनफ्लो वही इनके इसमें कितना है, 2,000 रुपये कैश इनफ्लो टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन अदर वर्ड, इट शोज हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट नेट कैश इनफ्लो। ठीक है। आपने जितना पैसा लगाया आप उसे कितने समय में रिकवर कर लेंगे, पे बैक पीरियड हमें बस यही बताता है। सो पे बैक पीरियड इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। अगर हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखें, अगर कंपनी इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट एन अ प्रोजेक्ट एंड जनरेट 32,000 पर मंथ पर ईयर इन कैश इनफ्लो, 1.5 लाख रुपये लगाया उन्होंने और 32,000 रुपये पर साल वो कमा रहे हैं, है ना। तो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइड बाई 32,000 इक्वल्स टू 4.69 ईयर। इतने साल में हम पैसा रिकवर कर सकते हैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। तो इसका मतलब क्या है, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर एंड 8 मंथ टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इस तरीके से आपको पता पड़ जाता है कि कितने साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अब कंपनी मान लीजिए चाह रही थी कि हम 3 साल में ही पैसा रिकवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना निकल के आया है, 4 साल निकल के आया। तो मतलब इस केस में कंपनी रिजेक्ट कर देगी। वहीं कंपनी सोच रही थी कि 5 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा और रिकवर हो रहा है 4.69 ईयर में ही, तो इस केस में कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती।
वहीं अगर मान लीजिए दो प्रोजेक्ट होते, ए और बी सेम पर्पज़ को ही फुलफिल कर रहे हैं, ए का पे बैक पीरियड आया है 4 और बी का पे बैक पीरियड आया है, मतलब इसका 5 है इसका 4 है, तो इस केस में जिसका पे बैक पीरियड कम होगा उस प्रोजेक्ट को कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरीके से डिसीजनिंग हमें यहाँ पे लेना होता है। इसके बाद है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या इसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपलेस्ट फाइनेंशियल टूल टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इट एक्सप्रेस द एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखना है, एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज रूप से कैलकुलेट करते हैं। सो ARR हेल्प इन कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट decision. It also known as average accounting rate of return. So अगर हम इसकी बात करें फॉर्मूले की, so accounting rate of return equals to average annual profit divided by average investment। आपका average initial investment कितना था, ठीक है। तो वहीं आपका average annual profit क्या होगा, जितने साल का आप प्रॉफिट देख रहे हैं उनको टोटल कर लेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मान लीजिए अगर आप 3 साल का देख रहे हैं तो 3 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 ऐसे होगा। वहीं आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था, तो इनिशियल कॉस्ट कितना था, स्क्रैप कॉस्ट डिवाइड बाय 2, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका है, वो फॉर्मूला यहाँ से चेंज हो सकता है ना। अ कंपनी इन्वेस्ट 5 लाख इन न्यू इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या है, प्रॉफिट कितना है हमारा 1 लाख है ना, और इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने दिस मच 5 लाख, सो मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे कितना निकल के आया 20% निकल के आया। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 20% रिटर्न पर ईयर इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर आप 20% रिटर्न जनरेट होगा पर ईयर। तो ये तरीका हो गया। और एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जहाँ पर आपके 5 साल का आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है ना। तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो आपने जो आपका नेट प्रॉफिट था उनको आप पहले सम अप करेंगे, और कितने साल का है, 5 साल का है। देखो तो आपने सम किया डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया नेट प्रॉफिट। फिर आपने कैलकुलेट किया इनिशियल एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो हमने मान लिया कि हमने 1.5 लाख का सामान खरीदा था, मशीन खरीदी या कुछ भी खरीदा, ठीक है। तो इनिशियल आपका जो प्रॉफिट मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट है 5 साल का डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना है 64%। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किस केस कितना हो गया 64% हो गया है ना। तो आप डिसीजन कैसे लेंगे किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ ARR इज greater than or equal to the company minimum required rate of return। देखो इस केस में हमने 64% निकाला है ना, वही कंपनी सोच रही थी कि 50% हम एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा निकल के आएगा, लेकिन कितना निकल के आया 64% निकल के आया। तो इस केस में कंपनी इसे एक्सेप्ट कर लेगी। अगर ये 50% भी वैल्यू निकल के आती तो भी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। तो इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम आता तो रिजेक्ट कर देंगे। वहीं अगर 2 प्रोजेक्ट हैं आपके पास है ना, नहीं ऐसे ए और बी 2 प्रोजेक्ट है सेम पर्पज फुलफिल कर रहे हैं, एक की अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 30 है और एक का मान लीजिए 32 है। तो आप इस केस में जिसका वैल्यू हायर आएगा है ना उसका आप एक्सेप्ट, उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस केस में आप बी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थे यहाँ पर डिसीजनिंग रूल। इफ़ द प्रोजेक्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चूज द वन विद द हायर ARR। तो इसमें इस केस में किसका हायर ARR है, बी प्रोजेक्ट का है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं, सिंपल एंड इजी, बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट, कंसीडर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग एवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये इग्नोर कर देता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हैं ना। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होते हैं कल देखेंगे हम इसे। बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट ऑन एक्चुअल कैश फ्लो, डिपेंडिंग अपॉन अकाउंटिंग पॉलिसी लाइक डेप्रिसिएशन, क्योंकि फॉर्मूले में ही आ रहा है वो, लेस एक्यूरेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपेरिजन।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, और कल हम देखेंगे हम मॉडर्न जो तरीके हैं बस कैपिटल बजटिंग के, दैट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. So thank you.